हारने का जो कारण था उसमें कुछ लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री जी की बातों को नहीं माना, जिन्होंने गृह मंत्री जी की बातों को नहीं माना और भीतरघात अंदर अंदर किया बड़े पैमाने पे। अब उसका नाम बताएंगे तो मुझको लगता है कि आज के समय में बहुत उचित नहीं है, लेकिन एनडीए के ही लोग थे, एनडीए से बाहर के लोग नहीं थे। भीतरघात का मतलब ही होता है जो अंदर का आदमी हो ही तो भीतरघात करता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किया। हाँ, बीजेपी से संबंधित लोग निश्चित रूप से, उसमें कहाँ दो राय। उन्होंने भीतरघात किया आपके साथ और हरवाया सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को थोड़े हरवाया। आपको लगता है कि पवन सिंह को ज्वाइन कराने से बीजेपी को उस बेल्ट में फायदा होगा? वो एक कलाकार हैं, सिंगर हैं, क्राउड पुलर हैं। इस तरह का प्रवृत्ति देखी जाती है आमतौर पे कि सिनेमा के कलाकार, भोजपुरी सिंगर को ज्वाइन करा दिया जाता है। लेकिन हाल फिलहाल में एक वीडियो देख रहा था पवन सिंह जी का, किसी पत्रकार ने पूछा कि आप क्या विकास करेंगे तो उन थोड़े देर चुप रहे वो, उसके बाद बोले विकास क्या होता है हमको तो नहीं पता है, हमसे एक्टिंग के बारे में पूछिए, सिंगिंग के बारे में पूछिए। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह का वीडियो सही संदेश देता है? बीजेपी को कुछ लाभ हो पाएगा इससे? अब देखिए, लाभ की बात जहां तक है तो निश्चित रूप से कुछ लाभ तो बीजेपी को हो जाएगा। बाकी जो आप चर्चा कर रहे हैं उनके स्टेटमेंट के बारे में, यह संदर्भ तो व्यक्तिगत है किसी के साथ, हम व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी नहीं करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित विषय है, इसलिए सवाल उनसे पूछिए तो ज्यादा अच्छा है। ये व्यक्तिगत नहीं है उपेंद्र जी, ये पब्लिक डोमेन में दिया गया इंटरव्यू है जो कि उनके व्यक्तित्व को परिलक्षित करता है पब्लिक डोमेन में। आप भी इतने संघर्ष करके राजनीति में आगे बढ़े आप लोग, तो क्या आपको लगता है कि एक राजनीति में आया हुआ व्यक्ति को एक बेसिक ज्ञान भी होना चाहिए? देखिए, फिर हम कहेंगे कि व्यक्तिगत टिप्पणी, क्योंकि संदर्भ वहीं से जोड़ रहे हैं आप। सार्वजनिक नहीं करेंगे, लेकिन आपका जो आधार वोट है और उस आधार वोट को लेकर पिछले बार देखा गया कि राष्ट्रीय जनता दल ने काफी सेंधमारी की कई जगह पर, तो वो एक चिंता का विषय है। तो अपनी मजबूती को देखते हुए ताकि एक संदेश जाए, इसी संदेश को देने के लिए तो राज्यसभा में फिर से आप हारे, फिर भी राज्यसभा में बीजेपी ने आपको भेजा। तो आपको क्या लगता है कि एक रिस्पेक्टेबल नंबर क्या होगा? देखिए, यह जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं कि आरजेडी ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई और आगे इसी से जुड़ता है कि आगे क्या स्ट्रेटजी अपनाएगा आरजेडी, तो स्वाभाविक रूप से यह एक पक्ष है, एक पॉइंट है जिस पर न सिर्फ हमारी पार्टी को बल्कि पूरे एनडीए को सोचना है। आपको पार्टी ज्वाइन कराया नीतीश जी ने, आपने अपनी पार्टी मर्ज कर दी आरएलएसपी, और क्योंकि हमने भी देखा 2020 के रिजल्ट में अच्छी खासी सीटों पर कुशवाहा जाति के लोगों ने आपके पक्ष में वोट दिया, जो कि 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार को वोट करते आए थे। तो इसकी जरूरत महसूस हुई, नीतीश जी ने आपको पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बनाया। तो क्या आपको उत्तराधिकारी घोषित करने की ओर इंगित कर रहे थे कि ताकि पार्टी ये जो लव कुश फॉर्मूला, लव कुश धानु का 9% वोट है, ये नॉन यादव ओबीसी का मेजर चंक, ये बचा रह जाए? अब देखिए, बात कैसे कहा जाए कि नीतीश जी क्या सोचकर कर रहे थे, यह तो उनका विषय है। लेकिन कोई बात उनके मन में होगी, क्योंकि आवश्यकता तो देर सवेर उनको पड़नी ही है, तो हो सकता है। लेकिन हम बिल्कुल साफ साफ यह बात करने की स्थिति में कैसे हो सकते हैं कि उन्होंने क्या महसूस किया, क्यों हमको पार्टी में बुलाया, इस पर हम बिल्कुल उस रूप में कैसे कर सकते हैं। आपने हाल फिलहाल में बयान दिया कि उनके बेटे जो निशांत है उनको पार्टी की जिम्मेवारी सौंप देनी चाहिए। देखिए, उस वक्त हमने जिम्मेवारी सौंपने की बात नहीं की थी। हमने कहा था कि नीतीश जी को सोचना चाहिए अपनी पार्टी के बारे में, कुछ डिसीजन लेना चाहिए और डिसीजन लेना चाहिए। उसी संदर्भ में यह बात आ गई, क्योंकि जिस दिन हमने यह बात कही थी शुरुआत में, उस दिन निशांत का जन्मदिन था और निशांत को शुभकामना देते हुए हमने जो ट्वीट किया, उसी में यह बात आग्रह नीतीश जी से किया कि नीतीश जी को पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। और हमारे ट्वीट करने के बाद जनता यूनाइटेड के अंदर चारों तरफ से यह बात एक तरह से खुशी जाहिर की जाने लगी और सब लोगों ने कहा कि हाँ, ठीक बोल रहे हैं। और
ठीक है कि पब्लिकली सब लोगों ने नहीं कहा हो, लेकिन बात अंदर अंदर चलती है, लोगों के बीच में तो जानकारी तो होती ही है। तो उसके आधार पर मुझको लगता है कि नीतीश जी को यह काम अब करना चाहिए, निशांत को लाना चाहिए, अब उनको देर नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। हाल फिलहाल में जेडीयू ऑफिस पे जो बहुत पुराने पुराने स्टाफ है जो बैठते हैं, डेस्परेट कॉल किया जब आपने मांग किया निशांत को आगे बढ़ाने के लिए कि ये पार्टी अब खत्म हो रही है, इसको बचाना जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे फोन कॉल आपको भी आते हैं जेडीयू से? कई लोगों से बातचीत होते रहती है, और हमने तो बीच में कहा भी था, जब ट्वीट किया हमने तो आपके जैसे साथियों ने, मित्रों ने जब सवाल किया तो हमने कहा भी कि देखिए, जो कुछ भी हमने अपने ट्वीट में कहा है, कोई सिर्फ मेरे मन की बात नहीं है, निश्चित रूप से मेरे मन की भी बात है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के जो हजारों लोग हैं, उनके मन की भावना को हमने अपना शब्द दिया है। अब थोड़ा तीखा सवाल पूछते हैं कि कई लोगों के मन में ये संशय और शंका है कि चुनाव के बाद बीजेपी जेडीयू को हाईजैक कर लेगी। नहीं, देखिए, इस तरह की शंका नहीं करनी चाहिए। बीजेपी आखिर समझौता क्यों करती है इस तरह के दलों से? समझौता करती है कि सभी दल का अपना अपना फॉलोइंग है, और उसमें कोई एक दल चाहे कि बाकी को समाप्त करके सबको हम समेट लें, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। ये व्यवहारिक चीज हम बोल रहे हैं। अगर समेटने की कोशिश होगी, बाकी जो दल है समाप्त हो जाए, तो फिर उसमें से बहुत सारे लोग आरजेडी की ओर भी चले जाएंगे। हाल फिलहाल में प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया एनडीए के 3-4 नेताओं पर, इसमें सम्राट चौधरी जी हैं, पढ़ाई लिखाई को लेकर सवाल उठाया है, और कुछ अन्य केसेस का भी हवाला दिया है, अशोक चौधरी जी पर, दिलीप जायसवाल पर। आप इसे किस रूप में लेते हैं? क्या आपको लगता है कि वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? अब देखिए, इस पर तो जिन्होंने आरोप लगाया, जिनके ऊपर आरोप लगा, उन दोनों के बीच का मामला है। तो कोई भी सवाल जो जिन्होंने आरोप लगाया उनसे पूछा जाए, या जिनके ऊपर आरोप लगा है उनसे पूछा जाए, इसमें हमारी क्या टिप्पणी? क्या इस्तीफा देना चाहिए उन लोगों को? नहीं, उनका विषय है, इसमें हम कोई राय नहीं देंगे। प्रशांत किशोर का भी इन लोग एनडीए वाले नेता कह रहे हैं कि सेल कंपनी के जरिए पैसा इन्फ्यूज कर रहे हैं मार्केट में, या पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपको कुछ शंका है इस तरह की? नहीं, देखिए, हम कैसे किसी के बारे में सर्टिफिकेट दे दें कि कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हो, पॉलिटिकल एरिया का या बाहर का, इस सेक्टर का, उस सेक्टर का, जिसके बारे में हम कुछ जानते नहीं है, तो हम सर्टिफिकेट कैसे दे दें कि वह व्यक्ति किस तरह से पैसा ला रहा है, कहाँ से ला रहा है? हम सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, किसी को नहीं दे सकते। अगर नीतीश जी कहेंगे कि आप लड़िए तब? नहीं, नीतीश जी क्यों? जैसे आपने उत्तराधिकारी की बात की, नीतीश जी भी क्यों कहेंगे? नीतीश जी नहीं कहेंगे, बस। क्यों कहेंगे हमको? जैसे आपको 2004 में विपक्ष का नेता बनाया उन्होंने, हो सकता है वो समय आ जाए 22 साल बाद कि आप उत्तराधिकारी घोषित हो जाए। देखिए, तब की परिस्थिति अलग थी, आज की परिस्थिति अलग है। 21 साल पहले 2004 में नीतीश कुमार ने लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार को हटाने के लिए लव कुश फॉर्मूला बनाया था, जो कि ओबीसी में दूसरे नंबर का समीकरण बन रहा था 9% वोट के साथ। लव यानी नीतीश कुमार खुद, और कुश यानी कुशवाहा, और वैसे कुशवाहा समुदाय से नेता उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उस समय नीतीश कुमार जी ने इन्हें विपक्ष का नेता बनाया था ताकि लव कुश समीकरण को मजबूती दिया जा सके। उपेंद्र कुशवाहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। हम शुरुआत करते हैं हाल फिलहाल के सवाल से, इस लव कुश समीकरण पर भी आएंगे। पिछले साल लोकसभा चुनाव हुआ, आप चुनाव हार गए, बहुत सारी बातें आई कि साजिश हुई आपके साथ, आप लोकप्रिय नेता हैं अपने समुदाय के। पवन सिंह खड़ा हुए, हाल फिलहाल में एक तस्वीर देखी, पवन सिंह आपसे गला मिल रहे हैं, पैर छू के आशीर्वाद ले रहे हैं। क्या माना जाए कि बीजेपी ने आपको समझा बुझाकर अपनी पार्टी में फिर से ज्वाइन कराया है उनको? नहीं, समझाने बुझाने जैसा कोई मामला नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी का विषय है, किसी को भी अपने दल में शामिल कराए, उससे हमको समझाने बुझाने की कोई बात उससे संबंधित होती नहीं है। जहाँ तक लोकसभा चुनाव का मामला था, तो लोकसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर कोई मेरी शिकायत पूरी भारतीय जनता पार्टी से या इवन पवन सिंह जी से हो रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पवन सिंह जी क्या कोई भी व्यक्ति, हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से स्वतंत्रता है सबकी कि कहीं से भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाहता है तो लड़ सकता है। तो पवन सिंह जी चुनाव लड़ गए, उसमें क्या दिक्कत थी? उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी मजबूती से कोशिश की कि हम चुनाव वहाँ जीतें। हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ आए, उन्होंने सभा की, गृह मंत्री जी आए, उन्होंने सभा की, हर तरह से कोशिश हुई। इसलिए हम किसी पार्टी को हमने कभी ब्लेम भी नहीं किया इस बात को लेकर। हाँ, हारने का जो कारण था उसमें कुछ लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री जी की बातों को नहीं माना, जिन्होंने गृह मंत्री जी की बातों को नहीं माना और भीतरघात अंदर अंदर किया। किसने भीतरघात किया सर? अब उसका नाम बताएंगे तो मुझको लगता है कि आज के समय में बहुत उचित नहीं है, लेकिन एनडीए के ही लोग थे, एनडीए से बाहर के लोग नहीं थे। भीतरघात का मतलब ही होता है जो अंदर का आदमी हो ही तो भीतरघात करता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किया? हाँ, बीजेपी से संबंधित लोग निश्चित रूप से, उसमें कहाँ दो राय। उन्होंने भीतरघात किया आपके साथ और हरवाया सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को थोड़े हरवाया, अगल बगल की सभी सीटें एनडीए हार गया। तो परिणाम तो उसी रूप में सामने हुआ। गलतफहमी में लोग थे कि शायद उपेंद्र कुशवाहा हार जाएंगे इस काम से, लेकिन ऐसा नहीं। वहाँ कुछ घात हुआ तो प्रतिघात तो बाकी जगह भी दिखा, अगल बगल शाहबाद में दिखा। हाँ, बिल्कुल दिखा, आरा में, बक्सर में, सासाराम में, सब जगह दिखा। तो इसलिए हमने कभी पवन सिंह जी को ब्लेम नहीं किया, हमने बीजेपी को कभी ब्लेम नहीं किया। तो पवन सिंह जी, आपने जिस तस्वीर की चर्चा की है, उस तस्वीर में कोई आकर गलती स्वीकारने और हमारी ओर से माफ़ी देने जैसी कोई बात नहीं है उसमें, क्योंकि गलती हम मानते ही नहीं कि पवन सिंह जी ने की। और यह बात हम आज नहीं बोल रहे हैं, हम पहले से बोल रहे हैं और सच में यही है। तो इसलिए फिर उसमें गलती जब है ही नहीं तो माफ़ करने जैसा किया किसने ये भीतरघात? हमने कहा ना कि एनडीए के ही कुछ लोगों ने किया, जो भीतर है वही ना भीतरघात। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी को आपने ये बात बता दिया किसने भीतरघात किया? देखिए, जो भी कुछ भी सिचुएशन हुआ और चुनाव परिणाम, पूरा शाहबाद का इलाका, पटना का इलाका, जो अंतिम फेज में जहां चुनाव था, उसका परिणाम जैसे ही आया, यह बात स्वतः लोगों के बीच चर्चा में आ गई। और यही कारण है कि हमको प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाकर बताने की जरूरत नहीं पड़ी। माननीय गृह मंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब को या किसी को भी बताने की जरूरत नहीं पड़ी। स्वतः लोगों के यहाँ तक बात पहुँच गई कि क्या कारण था, कैसे हुआ, क्या हुआ, स्वतः बात वहाँ पहुँच गई। तो आपको लगता है कि पवन सिंह को ज्वाइन कराने से बीजेपी को उस बेल्ट में फायदा होगा? वो एक कलाकार हैं, सिंगर हैं, क्राउड पुलर हैं। इस तरह का प्रवृत्ति देखी जाती है आमतौर पे कि सिनेमा के कलाकार, भोजपुरी सिंगर को ज्वाइन करा दिया जाता है। लेकिन हाल फिलहाल में मैं एक वीडियो देख रहा था पवन सिंह जी का, किसी पत्रकार ने पूछा कि आप क्या विकास करेंगे तो उन थोड़े देर चुप रहे वो, उसके बाद बोले विकास क्या होता है हमको तो नहीं पता है, हमसे एक्टिंग के बारे में पूछिए, सिंगिंग के बारे में पूछिए। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह का वीडियो सही संदेश देता है? बीजेपी को कुछ लाभ हो पाएगा इससे? अब देखिए, लाभ की बात जहाँ तक है तो निश्चित रूप से कुछ लाभ तो बीजेपी को हो जाएगा। बाकी जो आप चर्चा कर रहे हैं उनके स्टेटमेंट के बारे में, यह संदर्भ तो व्यक्तिगत है किसी के साथ, हम व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी नहीं करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित विषय है, इसलिए सवाल उनसे पूछिए तो ज़्यादा अच्छा है। ये व्यक्तिगत नहीं है उपेंद्र जी, ये पब्लिक डोमेन में दिया गया इंटरव्यू है जो कि उनके व्यक्तित्व को परिलक्षित करता है पब्लिक डोमेन में। आप भी इतने संघर्ष करके राजनीति में आगे बढ़े आप लोग, तो क्या आपको लगता है कि एक राजनीति में आया हुआ व्यक्ति को एक बेसिक ज्ञान भी होना चाहिए? देखिए, फिर हम कहेंगे कि व्यक्तिगत टिप्पणी, क्योंकि संदर्भ वहीं से जोड़ रहे हैं आप, तो इसलिए व्यक्तिगत टिप्पणी जैसी बात होगी
और हम शुरू से ही आप देखते रहे कि हम किसी के ऊपर भी, इवन विपक्ष का भी कोई व्यक्ति हो तो उसके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी से हम परहेज करते हैं। इस संदर्भ में भी हम व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। मेरा अगला सवाल यह है कि सीट शेयरिंग में देरी हो रही है। आप क्या चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग हो जाए? और आप छोटे दल हैं तो आपकी आकांक्षा क्या है, कितने सीट पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं जिससे आपको एक राज्य स्तर के पार्टी का दर्जा मिल जाए? क्योंकि पहले आपका आरएलएसपी था, अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा आपने बनाया है। देखिए, सीट शेयरिंग में अब बहुत विलंब नहीं है। जो बातचीत चल रही है उसके आधार पे हम यह कह सकते हैं, और 2-4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर ये इस विषय पर अंतिम रूप से सारी बातें सामने आ जाएंगी। इसलिए जल्दी हो जाए जैसा कुछ नहीं, अब तो हो ही रहा है, तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितने सीट लड़ना चाहते हैं? जहाँ तक हमारी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी यह बात है, तो इसकी चर्चा हम सार्वजनिक नहीं करते। सार्वजनिक नहीं करेंगे, लेकिन आपका जो आधार वोट है और उस आधार वोट को लेकर पिछले बार देखा गया कि राष्ट्रीय जनता दल ने काफी सेंधमारी की कई जगह पर, तो वो एक चिंता का विषय है। तो अपनी मजबूती को देखते हुए, ताकि एक संदेश जाए, इसी संदेश को देने के लिए तो राज्यसभा में फिर से आप हारे, फिर भी राज्यसभा में बीजेपी ने आपको भेजा। तो आपको क्या लगता है कि एक रिस्पेक्टेबल नंबर क्या होगा? नहीं, देखिए, यह जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं कि आरजेडी ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, और आगे इसी से जुड़ता है कि आगे क्या स्ट्रेटजी अपनाएगा आरजेडी, तो स्वाभाविक रूप से यह एक पक्ष है, एक पॉइंट है जिस पर न सिर्फ हमारी पार्टी को बल्कि पूरे एनडीए को सोचना है, और जो भी रणनीति हम लोग बना रहे हैं उसमें इन तमाम चीज़ों का ख्याल रख भी रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से इसका ख्याल रखना है, तो कैसे आरजेडी की इस स्ट्रेटजी को हम एड्रेस कर पाए, उनको रोक पाए, यह तो पूरे एनडीए का विषय है। सीधे हमारी पार्टी को कितनी सीट मिले इससे बहुत संबंध इसका नहीं है। कोई कहता है कि 5-7 सीट पर निपटा दिया जाएगा कुशवाहा जी को। ये कौन कहता है? अब इसी तरह से बाहर में लोग गप करते हैं, चर्चा करते हैं, तो बाहर में जो चौराहे पे, गलियों में, सड़कों पे चर्चा 5-7 होती है, सीट, 10 सीट, हाँ, तो जो चर्चा होती है गलियों में, सड़कों पे, या एमएलए फ्लैट पटना में वहाँ पान की गुमटी पर, चाय की दुकान पर, अब उस तरह की चर्चा में हम भी शरीक हो जाए, भाग लेने लगे तो ये मुनासिब नहीं। हम तो उसी चर्चा में भाग लेंगे जो फ्रूटफुल, और जहाँ चर्चा इस काम के लिए हो रही हो वहाँ चर्चा में हम भाग लेंगे और लेते हैं, लेकिन अब इस तरह से गप करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं है। हाँ, तो ये जैसे 243 सीट है सर, 101, 102 अगर या 100 भी बीजेपी जेडीयू लड़ती है, 43 सीटें बचती हैं। 20-22 चिराग पासवान मांग रहे हैं, बचा 20 सीट। तो इन 20 सीटों में मांझी जी और आपकी पार्टी को एडजस्ट करना है। नहीं, ये तो एक सामान्य तौर पे जो खबरों में बात चलती है, या वही फिर चौक चौराहे पे बात चलती है, उसके आधार पे एक अनुमान, एक आकलन की बात लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो और जेडीयू हो, दोनों क्योंकि बड़ी पार्टी है इस गठबंधन में, तो दोनों को थोड़ी उदारता का परिचय तो देना पड़ेगा। निश्चित रूप से उदारता का परिचय देना पड़ेगा, और उदारता का परिचय लोग देंगे, ऐसा मुझको भरोसा है, विश्वास है। हम नंबर ऑफ सीट्स के बारे में नहीं कर रहे हैं कि 100 लड़ेंगे, 101 लड़ेंगे, 90 लड़ेंगे, 95 लड़ेंगे, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को उदारता का परिचय देना पड़ेगा, और उदारता का परिचय लोग देंगे तो सारी चीज़ों का सोल्यूशन निकल जाएगा। उदारता का परिचय देना चाहिए, मतलब कहने का मतलब 100 से नीचे उन लोगों को लड़ना चाहिए। इस संख्या कितनी होगी तो तय होगा, लेकिन एकदम कोई भी पार्टी, देखिए, जहाँ समझौता है, गठबंधन है, वो चाहे राजनीतिक दलों के बीच हो या बाकी कहीं भी, वहाँ आपस में थोड़ा कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ता है। एकदम से कि हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा नहीं होता है। कभी ज़रूरत पड़े तो 1 कदम पीछे, 2 कदम आगे करता आदमी, करना चाहिए। अगला सवाल ये है कि आप राज्यसभा के सदस्य बनाए गए 2 साल के लिए, अभी जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति बिहार की, नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग दोनों ने मतलब एक साथ एक नींव डाली लवकुश फार्मूला की। अब वो तबीयत खराब जो हम समझ पा रहे हैं, बहुत दिन तक
कितने दिन तक नीतीश जी संभाल पाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि आप भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे इस बार? नहीं, हम तो खुद उम्मीदवार नहीं होंगे। हमने अपनी पार्टी में यह बात कह दी है। बाकी लोग लड़ेंगे, लेकिन हमको खुद उम्मीदवार नहीं होना है। अब जहाँ तक नीतीश जी की तबीयत का सवाल है, तो हम आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि उनकी तबीयत कोई इस रूप में ख़राब है कि उनको कुछ अदरवाइज सोचना चाहिए। हाँ, लेकिन अभी से 3-4 साल पहले ही नीतीश जी ने एक बार अपना उत्तराधिकारी किसी को बनाने की बात की थी, जब आरजेडी के साथ थे, महागठबंधन में थे। तो क्यों की थी उन्होंने? मुझको लगता है कि इसलिए उन्होंने की थी कि इस बात की आवश्यकता स्वयं उन्होंने महसूस की होगी कि हमको उत्तराधिकारी समय रहते बना देना चाहिए, क्योंकि कोई उत्तराधिकारी आज का आज नहीं बनकर तैयार होता है। कोई भी नीतीश कुमार जी हुए नीतीश कुमार, तो कोई एक दिन में थोड़े हो गए, उसमें थोड़ा समय लगता है, 5 साल 7 साल 4 साल जो भी एक समय लगता है। तो इसलिए उस समय उन्होंने खुद ही जब आवश्यकता महसूस की नीतीश कुमार जी ने, तो हम जो कुछ भी बोल रहे हैं इस संदर्भ में उन्हीं की बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, उस वक्त जो कुछ भी राजनीतिक परिस्थिति हुई, फिर बात बदल गई, अलग आपकी पार्टी मर्ज हुई। हाँ, पार्टी मर्ज हुई और बाकी सारी चीजें, पार्लियामेंट्री बोर्ड एनडीए में नीतीश कुमार लौट आए, फिर आरजेडी के साथ संबंध उन्होंने तोड़ लिया, तो वह बात तो वहीं क्लोज हो गई। लेकिन उत्तराधिकारी की बात उन्होंने वहां की थी, तो उनकी आवश्यकता है, हम भी महसूस करते हैं इस बात को, उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए कि उनको समय रहते उत्तराधिकारी की बात करनी चाहिए। उनकी पार्टी के इंटरेस्ट में हम बोल रहे हैं कि उनको करना चाहिए। क्यों ऐसा आपको महसूस हो रहा है? हमने कहा ना कि नीतीश कुमार जी ने खुद ही उस समय पब्लिकली कहा ना, किसी को इंगित करते हुए, एड्रेस करते हुए कि यही अब देखेंगे, उत्तराधिकारी बनाने जैसी बात थी, एकदम साफ। आपको पार्टी ज्वाइन कराया नीतीश जी ने, आपने अपनी पार्टी मर्ज कर दी आरएलएसपी, और क्योंकि हमने भी देखा 2020 के रिजल्ट में अच्छी खासी सीटों पर कुशवाहा जाति के लोगों ने आपके पक्ष में वोट दिया, जो कि 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार को वोट करते आए थे। तो इसकी ज़रूरत महसूस हुई, नीतीश जी ने आपको पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बनाया। तो क्या आपको उत्तराधिकारी घोषित करने की ओर इंगित कर रहे थे कि ताकि पार्टी, ये जो लव कुश फॉर्मूला, लव कुश धानु का 9% वोट है, ये नॉन यादव ओबीसी का मेजर चंक, ये बचा रह जाए? अब देखिए, बात कैसे कहा जाए कि नीतीश जी क्या सोचकर कर रहे थे, या तो उनका विषय है, लेकिन कोई बात उनके मन में होगी, क्योंकि आवश्यकता तो देर सवेर उनको पड़नी ही है, तो हो सकता है। लेकिन हम बिल्कुल साफ साफ यह बात करने की स्थिति में कैसे हो सकते हैं कि उन्होंने क्या महसूस किया, क्यों हमको पार्टी में बुलाया, इस पर हम बिल्कुल उस रूप में कैसे कह सकते हैं। आपने हाल फिलहाल में बयान दिया कि उनके बेटे जो निशांत है, उनको पार्टी की जिम्मेवारी सौंप देनी चाहिए। देखिए, उस वक्त हमने जिम्मेवारी सौंपने की बात नहीं की थी। हमने कहा था कि नीतीश जी को सोचना चाहिए अपनी पार्टी के बारे में, कुछ डिसीजन लेना चाहिए, और डिसीजन लेना चाहिए। उसी संदर्भ में यह बात आ गई, क्योंकि जिस दिन हमने यह बात कही थी शुरुआत में, उस दिन निशांत का जन्मदिन था, और निशांत को शुभकामना देते हुए हमने जो ट्वीट किया, उसी में यह बात आग्रह नीतीश जी से किया कि नीतीश जी को पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। और हमारे ट्वीट करने के बाद जनता दल यूनाइटेड के अंदर चारों तरफ से यह बात एक तरह से खुशी जाहिर की जाने लगी, और सब लोगों ने कहा कि हाँ, ठीक बोल रहे हैं। और ठीक है कि पब्लिकली सब लोगों ने नहीं कहा हो, लेकिन बात अंदर अंदर चलती है, लोगों के बीच में तो जानकारी तो होती ही है। तो उसके आधार पर मुझको लगता है कि नीतीश जी को यह काम अब करना चाहिए, निशांत को लाना चाहिए, अब उनको देर नहीं करना चाहिए। देर नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका क्या होगा? देखिए, नहीं करेंगे। निशांत सिर्फ नाम मत देखिए, किसी को भी जो उनका, जो आप ठीक बोल रहे थे कि नॉन यादव ओबीसी, इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व तो मुख्य रूप से जेडीयू कर रहा है। बाकी सब लोग हैं उसमें, ऐसा नहीं कि यादव नहीं, यादव भी कुछ लोग हैं, रहते ही है, सभी पार्टी में सब लोग रहते हैं, हर जात के लोग, लेकिन मुख्य रूप से प्रतिनिधित्व जेडीयू नॉन यादव ओबीसी का ही करता है। तो वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार जी का भी एक्सेप्टेंस जो हुआ, एक लीडर हुए बिहार भर में, उसके पीछे भी कारण वही था। और नीतीश जी आज भी सेंटर में है, उस पार्टी के न्यूक्लियस में है, इसलिए इर्द गिर्द सारे लोग इकट्ठा है, तो उनको उसी बीच से किसी न किसी को लाना पड़ेगा। मे भी निशांत,
मे बी अनदर पर्सन, कोई हो सकता है, और कोई तो दिख नहीं रहा है। अब वो तो उनका विषय है कि कैसे करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, उनका विषय है। लेकिन एक निशांत का नाम है जो हमने भी कहा कि लाना चाहिए। बाकी हम यह नहीं करेंगे उसी को लाइए, जिसको भी लाना हो, लेकिन वो लाएं। नहीं लाएंगे समय पर तो इसका नुकसान बहुत ही जनता दल यूनाइटेड को होगा, बहुत क्या ज्यादा आपको नुकसान लगता होगा। है कि पार्टी को हाईजैक कर लिया जाएगा? नहीं, हाईजैक कर लिया जाएगा नहीं। देखिए, जो फॉलोअर है, हमने कहा कि अट्रैक्शन का केंद्र तो नीतीश जी है ना। तो नीतीश जी आखिर 5 साल और मुख्यमंत्री रहेंगे, कोई 25 साल थोड़े रहेंगे। तो जब तक सीएम है तब तक एक अट्रैक्शन है, और उसके बाद अगर नहीं किसी को बनाकर रखेंगे अपने सब्स्टिट्यूट के रूप में, तो अट्रैक्शन खत्म, तो फॉलोअर, लोग, जनता वही ढीला पड़ने लगेंगे लोग। तो हाईजैक करने की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्वतः कुछ इस तरह की प्रक्रिया होगी जिसमें जेडीयू का नुकसान होगा। तो 2004 में जैसे आपको विपक्ष का नेता बनाया, उन्होंने यही सोच के बनाया कि लव कुश फॉर्मूला इंटैक्ट रहेगा और जो यादव वोट बैंक है उसके विपक्ष में एक मजबूत 9% का वोट बैंक रहेगा। आप लोगों ने राजनीतिक यात्रा शुरू की साथ में, और वो फॉर्मूला चलता रहा लगातार। अब वो फॉर्मूला जो है, क्योंकि नीतीश जी के इर्द गिर्द अब कोई वैसा व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। बगल में ललन सिंह जी हैं, अशोक चौधरी जी हैं, विजय चौधरी जी हैं, संजय झा जी हैं। ये चारों उस समीकरण के नेता तो नहीं बन सकते। तो आपको क्या लगता है, मैं बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं, क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा या निशांत दोनों मिलकर एक बार फिर उस गठजोड़ को या समीकरण को आगे बढ़ा सकते हैं? यही तो बहुत ही काल्पनिक सवाल है, बहुत ही काल्पनिक सवाल है। इसलिए इसका देखिए, जो कुछ भी सोचना है नीतीश जी को सोचना है, अब बाकी किसी को नहीं। तो नीतीश जी को सोचना है, उनको सोचने दीजिए ना, क्यों अलग से राय हम लोग देने जाए, उनको सोचने दीजिए। जरूर जेडीयू के लिए बेहतर सोचेंगे, इतनी हम उनसे उम्मीद करते हैं। बस। आपकी हाल फिलहाल में कुछ बात हुई है, राजनीतिक बात इस तरह की? नहीं, मुलाकात होते रहती है, बात होती रहती है, तो मुख्य रूप से राजनीतिक बात इस तरह की नहीं। अभी तो चुनाव है सामने, बस सीधे चुनाव है, बिहार असेंबली इलेक्शन, तो इसके संदर्भ में बातचीत हुई है हाल के दिनों में। तो आपको क्या लगता है कि अगर फैसला में देरी करेंगे तो ये जो नॉन यादव ओबीसी या ईबीसी का फॉलोइंग है, उस वोट का बिखराव हो जाएगा? अभी तो नहीं, लेकिन बाद में चलकर ऐसी स्थिति बन सकती है, बाद में चलकर ऐसी स्थिति बन सकती है। इसलिए हम बार बार नीतीश जी से आग्रह कर रहे हैं, इसके पीछे भी कारण नहीं है। सोच लेंगे नीतीश जी ठीक से समय पर तो रह जाएगा, नहीं सोचेंगे तो फिर लोग क्या करेंगे। निश्चित रूप से ऐसी स्थिति आ सकती है। आप क्यों नहीं करते हैं फिर? नहीं, पार्टी उनकी है। हम तो पहल का मतलब कि जितना हम कर सकते हैं हम तो बोल ही रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं उनसे, पब्लिकली आग्रह कर रहे हैं, एक बार नहीं अनेक बार आप लोगों के माध्यम से कर रहे हैं। और हम ही नहीं आग्रह कर रहे हैं, अब तो जेडीयू के अंदर एक बड़ी संख्या है लोगों की, सब लोग मिलकर कर रहे हैं। लेकिन अब ध्यान तो उनको देना है, डिसीजन तो उनको लेना है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। हाल फिलहाल में जेडीयू ऑफिस पे जो बहुत पुराने स्टाफ है जो बैठते हैं, डेस्परेट कॉल किया जब आपने मांग किया निशांत को आगे बढ़ाने के लिए कि ये पार्टी अब खत्म हो रही है, इसको बचाना जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे फोन कॉल आपको भी आते हैं जेडीयू से? कई लोगों से बातचीत होते रहती है, और हमने तो बीच में कहा भी था, जब ट्वीट किया हमने, तो आपके जैसे साथियों ने, मित्रों ने जब सवाल किया तो हमने कहा भी कि देखिए, जो कुछ भी हमने अपने ट्वीट में कहा है, कोई सिर्फ मेरे मन की बात नहीं है, निश्चित रूप से मेरे मन की भी बात है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के जो हजारों लोग हैं उनके मन की भावना को हमने अपना शब्द दिया है। तो चाहते ही हैं जेडीयू के अंदर लोग। सही बात है। अब थोड़ा तीखा सवाल पूछते हैं कि कई लोगों के मन में ये संशय और शंका है कि चुनाव के बाद बीजेपी जेडीयू को हाईजैक कर लेगी। नहीं, देखिए, इस तरह की शंका नहीं करनी चाहिए। बीजेपी आखिर समझौता क्यों करती है इस तरह के दलों से? समझौता करती है कि सभी दल का अपना अपना फॉलोइंग है, और उसमें कोई एक दल चाहे कि बाकी को समाप्त करके सबको हम समेट लें, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। ये व्यवहारिक चीज हम बोल रहे हैं। अगर समेटने की कोशिश होगी, बाकी
जो दल है समाप्त हो जाए तो फिर उसमें से बहुत सारे लोग आरजेडी की ओर भी चले जाएंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बात सोच भी नहीं सकती है कि खत्म करके हम अकेले हो जाए तो सारे लोग हमारे साथ आ जाएंगे, नहीं हो सकता ना। अब जेडीयू नीतीश बीजेपी से नाता तोड़ ले तो बीजेपी के जो समर्थक हैं वो नीतीश जी के साथ होल थोड़े आ जाएंगे, नहीं आएंगे ना लोग। तो इसलिए सबका अपना अपना रोल है, सबकी अपनी अपनी भूमिका है, सबका अपना अपना महत्व। अभी पिछले हफ्ते मैंने तेजस्वी यादव का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा कि अब जेडीयू नीतीश जी नहीं चला रहे हैं, अब बीजेपी दिल्ली से चला रही है और कुछ नेता लोग जो हैं बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और नीतीश जी अचेत अवस्था में हैं। नहीं, तो उस परिस्थिति में तो जेडीयू का खात्मा तय है। नहीं, चुनाव के बाद कहना कि नीतीश जी अचेत अवस्था में है बिल्कुल गलत है। अभी भी नीतीश जी 16 घंटा 18 घंटा काम करते हैं, हर दिन कहीं न कहीं इस जिला में उस जिला में शिलान्यास उद्घाटन इत्यादि कार्यक्रमों में व्यस्त होते हैं। तो अचेत कह देना ये तो एक तरह से कहिए। प्रशांत किशोर जो नए जन सुराज के नेता हैं वो कहते हैं कि नीतीश जी की जांच होनी चाहिए, मेडिकल बुलेटिन जारी होना चाहिए। देखिए वो क्या कहते हैं उनका विषय है, लेकिन कोई भी अगर यह कहता है कि नीतीश जी अब अचेत है या अस्वस्थ है इसके चलते वो काम नहीं कर पा रहे हैं, यह पूरे तौर पे गलत है। हाल फिलहाल में प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया एनडीए के 3-4 नेताओं पर, इसमें सम्राट चौधरी जी हैं, पढ़ाई लिखाई को लेकर सवाल उठाया है और कुछ अन्य केसेस का भी हवाला दिया है, अशोक चौधरी जी पर, दिलीप जायसवाल पर। आप इसे किस रूप में लेते हैं? क्या आपको लगता है कि वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? अब देखिए इस पर तो जिन्होंने आरोप लगाया, जिनके ऊपर आरोप लगा, उन दोनों के बीच का मामला है। तो कोई भी सवाल जो जिन्होंने आरोप लगाया उनसे पूछा जाए या जिनके ऊपर आरोप लगा है उनसे पूछा जाए, इसमें हमारी क्या टिप्पणी? इस्तीफा देना चाहिए नहीं, उनका विषय है, इसमें हम कोई राय नहीं देंगे। प्रशांत किशोर का भी इन लोग एनडीए वाले नेता कह रहे हैं कि सेल कंपनी के जरिए पैसा इन्फ्यूज कर रहे हैं मार्केट में या पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपको कुछ शंका है इस तरह की? नहीं, देखिए हम कैसे किसी के बारे में सर्टिफिकेट दे दें कि कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हो, पॉलिटिकल एरिया का या बाहर का, इस सेक्टर का उस सेक्टर का, जिसके बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं, तो हम सर्टिफिकेट कैसे दे दें कि वह व्यक्ति किस तरह से पैसा ला रहा है, कहाँ से ला रहा है? हम सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, किसी को नहीं दे सकते। बहुत दिन बाद ये इनफैक्ट पिछले लोकसभा और इस विधानसभा चुनाव में देखा जाएगा कि लालू यादव, रामविलास पासवान, सुशील मोदी और नीतीश जी की भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस तरह के प्लेयर्स जो हैं, जो राजनीतिक शिखर पर पहुंचे, ये विधानसभा चुनाव में बहुत एक्टिव नहीं दिखेंगे। और जो नए प्लेयर आए हैं, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, मुकेश सहनी, उस जनरेशन के कमोबेश थोड़ा उम्र कम है आपका उन लोगों से, तो आप बचे हुए हैं जो पारंपरिक राजनीति करके आप आए हैं। तो नए पौधे को आप लोग किस रूप में देखते हैं? अब कुछ चीज़ों का डिसीजन जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, समय बताएगा, जनता खुद तय करेगी, तो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। इसमें अभी हम सीधे किसी के ऊपर टिप्पणी करें इसकी क्या ज़रूरत है? अभी तो सीधे हम लोग जनता की अदालत में जाने ही वाले हैं, तो जनता फैसला करेगी। हाँ, थोड़ा वक्त होता कि अभी चुनाव देर है, जनता का फैसला अभी आए, इसका कोई मौका नहीं है, तब इस तरह की बात में हम चर्चा करते। लेकिन अब तो सीधे एक तरह से कही कि कोर्ट सज गया है, मामला कोर्ट में है, जनता के कोर्ट में, तो जनता को फैसला सुनाने दीजिए। ये हमने सुना है कि जैसे मध्य प्रदेश में केंद्रीय नेताओं को चुनाव लड़ाया था भारतीय जनता पार्टी ने, मंत्रियों को लड़ाया था, इस बार भी ऐसी प्लानिंग चल रही है कि कई मंत्री भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसी कड़ी में मैंने आपसे पूछा कि क्या आप भी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? देखिए इस तरह की कोई खबर हमको नहीं है कि कोई मंत्री लोग, केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ेंगे, ऐसी कोई चर्चा हमने नहीं सुनी है। लेकिन कोई भी पार्टी लड़ाना चाहे तो उसमें क्या दिक्कत है, लड़ा सकती है। आप नहीं लड़ेंगे? लेकिन नहीं, हम तो नहीं लड़ेंगे।
हम खुद नहीं लड़ेंगे, ये हमारा अपना फैसला है। हम कोई भारतीय जनता पार्टी के मेंबर थोड़े हैं कि बीजेपी हमको कहेगी कि आप लड़िए या नहीं लड़िए। हमको हाँ सलाह सुझाव कोई दे सकता है, लेकिन अब जैसे बीजेपी का कोई मंत्री है भारत सरकार में, तो बीजेपी कहेगी कि लड़ना है तो लड़ना पड़ेगा उनको, लेकिन हमको बीजेपी इस रूप में कह ही नहीं सकती है ना। हमारा अपना फैसला है, हमारी पार्टी का फैसला है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर नीतीश जी कहेंगे कि आप लड़िए तब? नहीं नहीं, नीतीश जी क्यों जैसे कहेंगे? आपने उत्तराधिकारी की बात की, नीतीश जी भी क्यों कहेंगे? नीतीश जी नहीं कहेंगे, बस क्यों कहेंगे हमको? जैसे आपको 2004 में विपक्ष का नेता बनाया उन्होंने, हो सकता है वो समय आ जाए 22 साल बाद कि आप उत्तराधिकारी घोषित हो जाए। देखिए, तब की परिस्थिति अलग थी, आज की परिस्थिति अलग है, और कल फिर क्या परिस्थिति आएगी, नई परिस्थिति आएगी। हम लोग कोई भविष्य वक्ता तो है नहीं कि उस पर उस रूप में चर्चा करें। समय सारी चीज़ों को तय करता है, करने दीजिए। इस चुनाव को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या लगता है क्या होने वाला है? दोनों गठबंधन, तेजस्वी यादव क्लेम कर रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है, पीके बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। आप लोगों ने, अमित शाह जी अभी आए थे, 165 का नारा देके गए हैं। देखिए, एक बात हम कहेंगे कि इस चुनाव में जो मैदान सजा है उसमें दो ही टीम सामने दिख रही है, एनडीए महागठबंधन, एनडीए वर्सेज महागठबंधन। बाकी कोई तीसरा चौथा नहीं है, इन्हीं दोनों के बीच मैच होना है। 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। इससे ज्यादा 2020 में नीतीश जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा था, लेकिन इस बार एक प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव है नीतीश जी के लिए कि एंटी इनकम्बेंसी इतने दिनों के बाद भी जो स्वाभाविक रूप से किसी संगठन के खिलाफ हो जाता है, नीतीश जी के खिलाफ नहीं है इस बार। और इसका कारण है, जब हम बिहार के गांव में गए हैं, जाते रहते हैं, और वहाँ कई जगह लोग शिकायत जरूर करते हैं सरकार से कई मामलों को लेकर, नहीं खास करके वह काम जो नहीं हुआ, सरकार कह रही है कि करेंगे, नहीं, या पहले कहा सरकार ने कि कर देंगे, नहीं हुआ, तो शिकायत है लोगों की, यह काम नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए किसी गांव की सड़क नहीं बनी तो लोग कहेंगे कि सड़क तो नहीं बनी, हमारी शिकायत है। लेकिन फिर दूसरा सवाल उनसे अगर कीजिए कि भाई सड़क नहीं बनी तो क्या लगता है आप किसको लाइएगा कि सड़क बनावे चुनाव में, तो कहेगा कि नहीं, यह तो नीतीश जी ही करेंगे, एनडीए ही करेगा, इसीलिए लाएंगे हम इसी के ऊपर। मतलब शिकायत के बावजूद भरोसा है एनडीए के ऊपर अभी लोगों का। तो इस कारण से, इस रुझान को देखकर हम 100% बिल्कुल एश्योर्ड हैं कि सरकार एनडीए की ही बनेगी बिहार में, इसमें कहीं कोई फुट। और सोशल पोलराइजेशन अभी भी दिख रहा है आपको? बाकी एक बिल्कुल दिख रहा है। एक तो अब हम लोग का गठबंधन ही देख लीजिए ना, उसमें सभी लोग हैं, अलग अलग पार्टी अलग अलग सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, सारे लोग हैं, और कॉमन पीपुल का रुझान भी है। सरकार का काम भी अच्छा है, चाहे हमारी राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, तो इन बातों को लेकर रुझान लोगों का जबरदस्त है एनडीए के पक्ष में, इसलिए एनडीए की सरकार बनेगी, बिल्कुल बनेगी। कई लोग ये भी कहते हैं कि सरकार बन जाएगी और उसके बाद महाराष्ट्र जैसा फिर अपदस्थ करने की कोशिश की जाएगी। अब ये तो कई लोग कहते हैं, उनका काम है, कुछ भी कीजिएगा, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, तो लोग कहते रहते हैं, उनको छोड़ दीजिए ना। यहाँ तो तय है कि नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में बिहार का इलेक्शन होगा और उन्हीं के लीडरशिप में अगली सरकार बनेगी, तय है। और सीट शेयरिंग जल्दी हो रहा है? सीट शेयरिंग जल्दी हो रहा है, हमको लगता है कि यहाँ बैठ के बात करेंगे या दिल्ली में? जरूरत के हिसाब से यहाँ भी बात होगी, आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली भी बात होगी, उसमें क्या है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुभकामना आपको आने वाले चुनाव के लिए। तो ये थे उपेंद्र कुशवाहा जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता। दो बड़ी बातें इन्होंने कही। पहला कि पिछले साल जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें एनडीए के लोगों ने ही भीतरघात करके इनको हराया, और इन्होंने बातें प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह तक भी रखी। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि जेडीयू को बिखराव से बचाने के लिए नीतीश कुमार को अपना उत्तराधिकारी घोषित जल्द से जल्द कर देना चाहिए, नहीं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी, जो कि जेडीयू में रहे हैं, जेडीयू के फाउंडर मेंबर हैं, विपक्ष का नेता बनाया था, और लव कुश समीकरण के एक कुश हैं ये, जिसको नीतीश कुमार जी लेकर चले थे और अभी तक एक वोट बैंक रहा।
और आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी।